क्वेश्चन टैग्स। देखिए क्वेश्चन टैग्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। क्वेश्चन सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है क्वेश्चन टैग। WH क्वेश्चन में हम लोग सवालों का उत्तर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम्हें आंसर देना होगा ना, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। लेकिन मगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम पढ़ रहे हो, तो तुम सिर्फ हाँ या ना में उत्तर दोगे। तो एक होता है यस नो क्वेश्चन जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है। दूसरा होता है WH क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कंप्लीट देना पड़ता है। तीसरा होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग किसी से कुछ जानना चाहते हैं या हमें संदेह होता है कि वो जो काम मैं सोच रहा हूँ वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम धीरे से क्वेश्चन क्या कर देते हैं, टैग कर देते हैं। हिंदी में जैसे मान लीजिए मैंने कहा तुम पढ़ रहे हो और लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, न। ये न हमारा क्या है, संदेह है, मुझे डाउट है कि तुम ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग सीखने से पहले आप लोगों को 2-3 बातों का पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिखा जाता है। जैसे आप इज के साथ नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इजंट। आर के साथ नॉट लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, आरंट। ठीक उसी के साथ कैन के साथ नॉट लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांट। मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही लिखे जाते हैं, 1-2 में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप उसको जानिए। जैसे एम और नॉट को हम लोग एमंट नहीं लिखते हैं, एम प्लस नॉट को हम लोग एमंट नहीं लिखते हैं, ये गलत होता है। नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन टैग में एम नॉट के बजाय आरंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे इसको आइंट भी लिखा जाता है, आइंट क्या लिखा जाता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन टैग में हमें एम नॉट की जगह क्या यूज़ करना है, हाँ उल्टा करना होगा। जैसे मान लीजिए केवल एम नॉट है, एम प्लस नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसको एम लिखेंगे लेकिन एम को एमंट नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, आरंट। ठीक, ये मैं केवल वो आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। एक होता है विल नॉट, क्या होता है, विल नॉट की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, वॉन्ट। विलंट नहीं लिखा जाता, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर विलंट लिख दें, दिस इज नॉट विलंट, दिस इज वॉन्ट। एक होता है शैल नॉट, क्या होता है, शैल नॉट। तो शैल नॉट को साइलेंट नहीं लिखते हैं, शैंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शैंट। तो ये 3 थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक। बाकियों में हम लोग डायरेक्ट एंटी लगा देते हैं, लेकिन इन तीनों में एम नॉट की जगह आरंट लिखते हैं, विल नॉट की जगह वॉन्ट लिखते हैं और शैल नॉट की जगह शैंट लिखते हैं, ठीक। हाँ, केवल क्वेश्चन टैग में नहीं, जहाँ भी शॉर्टकट यूज़ करना हो, ठीक है। ये तो बेसिकली क्वेश्चन टैग के लिए ही है, ठीक। अब आइए, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा एक होता है यूज्ड टू और एक होता है ऑट टू, ठीक। यूज्ड टू होता है और ऑट टू होता है। तो ये जो टू होता है बेसिकली वर्ब 1 अपने साथ जोड़ने के लिए होता है। नॉट लगाना हो एनटी तो इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। यूज्डंट, ठीक। आगे आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि यूज्डंट की जगह हम लोग डिडंट भी लिख सकते हैं। यूज्डंट की जगह क्या लिख सकते हैं, डिडंट, ठीक। ऑट टू की जगह ऑटंट। समझ में आ गई बात। ये थोड़े से जो, ये तो नॉर्मल है, बस आपको ये कंफ्यूजन कर सकता था कि टू लगा है तो टू का क्या करें। तो टू तो अपने साथ वर्ब 1 जोड़ने के लिए होता है, बाकी आप यूज्ड और ऑट को ही असली क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो सब में एंटी डायरेक्ट लगा देते हैं। इनमें एम नॉट के लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, आरंट। विल नॉट की जगह क्या लिखते हैं, वांट। और शैल नॉट की जगह क्या लिखते हैं, शैंट। और यूज्ड टू रहेगा तो यूज्डंट और ऑट टू रहेगा तो ऑटंट। समझ में आ रहा है। ये बहुत बेसिक सी बात है, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को, लिखेंगे आप लोग, लिखिए। कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है, लिख लो जल्दी से लिख लो, 2 मिनट लगेगा आप लोग को। ये तो याद रखने वाली चीज़ है, बस ये नोट कर लो, ये वाला। हाँ, ये तो मैंने लिखवाया भी है आप लोग को। इंटरोगेटिव पढ़ाना जब शुरू किया था तो मैंने लिखवाया था,
तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप लोग को याद होगा, बस इसको लिखो ताकि ये कंफ्यूजन ना करे, ये और नीचे वाला। आप लोगों की यूनिट 40 में दिया भी है ये, यूनिट नंबर 40 एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, शुरू में भी दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में भी, यूनिट 1। इसलिए इसको लेकर उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वारंट, हाँ हाँ, बाकी जो डिफरेंट है मैंने बता दिया। आप हैवंट, हैजंट, वाजंट, वरंट, डोंट, डजंट, डिडंट सब नॉर्मल जैसे लिखे रहते हैं। लास्ट में आपको एंटी लगा देना है, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हो गया, लिख लिया आप लोग? चलिए, हो गया। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन टैग सीखते समय हमें दो बातों का ही बस ध्यान रखना होता है कि हमें एक तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लेके जाना है, दूसरी तरफ हमारे सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब की जगह कुछ अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, और इसके बाद अदर वर्ड्स, यानी हम मेन वर्ड को स्किप कर सकते हैं। ये हमारा प्लेस क्या है क्वेश्चन टैग का, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, और नेगेटिव सेंटेंस में या तो नॉट रहता है, या जितने भी मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, नोबडी, हार्डली, स्कार्सली, लिटिल, फ्यू, जिसका भी छूटा होगा मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। देखिए, क्लास छूट जाए आप लोग रिवाइज कर लिया कीजिए, उसके बाद कोई डाउट हो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका मेन वर्ब, देन अदर वर्ड्स। अब आपको ध्यान बस ये रखना है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस आपका क्या है जी, पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। और सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आप क्या लगाएंगे? पॉजिटिव, ठीक। अब इस हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करते हैं, यहाँ लेके आते हैं और इसके साथ क्या अटैच कर देते हैं? एंटी। और इस सब्जेक्ट को वापस फिर यहाँ पे लाके क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। इस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट में से नॉट को कैंसिल कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को लाके यहाँ पे, और इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आते हैं। इतनी बात तो आप लोगों को मैंने समझा दी है। आपको एक चीज़ तो पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब जाएगा वहाँ पे। अब सब्जेक्ट को वहाँ लेके जाना है, सब्जेक्ट को ही ले जाने में सबसे सारा पहाड़ा है, ठीक। और कुछ जगहों पर वर्ब के रूप में भी दिक्कत आती है। तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे कोई भी नाउन हो, सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो? कोई भी नाउन हो। नाउन मतलब लड़का का नाम, लड़की का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी समूह का नाम। तो अगर ये नाउन बॉय हो, क्या हो? तो हम लोग क्वेश्चन टैग में इसकी जगह क्या लगाते हैं? ही। अगर ये नाउन गर्ल हो, क्या हो? तो क्या लगाते हैं? अगर ये नॉन लिविंग हो, क्या हो? नॉन लिविंग यानी निर्जीव, तो इसकी जगह हम लोग लगाते हैं इट। और अगर ये प्लूरल हो, क्या हो? तो इसकी जगह क्या लगाते हैं? दे। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होगा, क्या होगा? नाउन होगा, तो उस नाउन से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? बॉय तो क्वेश्चन टैग में ही, गर्ल तो शी, नॉन लिविंग तो इट, और प्लूरल रहेगा तो दे। ये किस स्थिति में? नाउन की स्थिति में। अगर हमारा सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो, क्या हो? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है जी? यस, जितना भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जितने भी आप लोगों को मैंने प्रोनाउन केस चार्ट पढ़ाया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, तो इसमें जो जो सब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्टिव केस आपका सब्जेक्ट बन सकता है,
और पॉजिटिव केस भी आपका क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो जो जो सब्जेक्ट बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम अ टीचर, आरंट आई, बोलेंगे ही इज़ अ टीचर, इजंट ही। लेकिन अगर मैं बोलूँगा माई ब्रदर इज़ अ टीचर, तो इजंट ही। समझ में आई बात? यहाँ माई ब्रदर में ब्रदर भले नाउन है लेकिन माई लगा हुआ है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो उसको रिपीट करना है, ठीक। अगर नाउन रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिए, तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या लिखते हैं, नो चेंज, यानी आई रहा तो आई, वी रहा तो वी, यू रहा तो यू, ही रहा तो ही, शी रहा तो शी, यानी जो प्रोनाउन होगा उसको हम लोग एज इट इज क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। ध्यान कहाँ रखना, ध्यान कहाँ देना है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया कि अगर दिस दैट होगा, क्या होगा, दिस दैट, तो इट करते हैं। दिस दोज रहेगा तो दे करते हैं। अगर आपका देयर रहता है तो देयर को देयर ही लिखते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कहाँ दिक्कत आती है, अगर आपके पास ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, इस तरीके का रहता है तो क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन लिखा है, अस लिखा रहेगा तो वी, यू लिखा रहेगा तो यू, और देम लिखा रहेगा तो देर। इतना हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा क्या सीखना है कि अगर सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो तो क्या करेंगे, सेंटेंस अगर लेट से शुरू हुआ तो क्या करेंगे, मेन वर्ब में अगर जैसे हैव, एज, हैड आया है और वो अकेला वर्ब है तो क्या करेंगे। इन सारी बातों को अब हम लोग सीखेंगे। इतनी बात हम लोग पीछे के क्लासेज में क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। किसी को लिखना है क्या? नहीं, आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिए, यूट्यूब खोलिए और उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, अगर सेंटेंस इंपरेटिव हो, क्या हो, अगर सेंटेंस क्या हो, इंपरेटिव हो। इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे शुरू होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा सिट डाउन, या मैंने सॉरी यस मैंने गलत लिख दिया, दिस इज सिट डाउन। और अगर मैं लिखूं डोंट सिट हियर, मैंने क्या लिखा, डोंट सिट हियर, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ और ये क्या हुआ। अच्छा, आपके हिसाब से इसका और इसका क्या होना चाहिए बताइए, क्वेश्चन टैग। आप लोगों के हिसाब से क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए। आप लोगों को तो ये लग रहा होगा ना कि ये V1 है, ये डोंट है तो उसको लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस यहीं पे तो आपको कंफ्यूज करता है ये। अच्छा, एक चीज जरा सोचिए, इसका तो सब्जेक्ट यहाँ पे अंदर छिपा हुआ है कि नहीं। मान लीजिए मैंने कहा बैठ जाओ, इसका मतलब क्या कि तुम बैठ जाओ, यहाँ मत बैठो, इसका मतलब तुम यहाँ नहीं बैठो, ठीक। तो ये जो छिपा होता है इसी को हम लोग एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे बताइए तो, नहीं, डू डंट तो होता ही नहीं है। यहाँ होता है विल और वॉन्ट। क्या होता है, विल और वॉन्ट। समझ में आया? हाँ, इंपरेटिव में यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसमें तुम विल या वॉन्ट दोनों लिख सकते हो, विल या वॉन्ट दोनों लिख सकते हो। लेकिन नेगेटिव में सिर्फ क्या लिखोगे, विल। तो अगर तुमसे किसी ने कहा सिट डाउन तो तुम हाँ विल यू या वॉन्ट यू, लेकिन यहीं अगर ये रहेगा तो विल। समझ में आई बात? अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस से एक और चीज का बोध होता है, डांटने का। एक्चुअली मैं उस समय शटअप लिखने वाला था, लेकिन इसमें और सिट में कंफ्यूज होकर मैंने सिट लिख दिया, शटअप। बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो यू छिपा हुआ है ना, हाँ यू तो छिपा हुआ है, इंपरेटिव है तो यू होगा। लेकिन बताइए यहाँ पे डांटने का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कांट। क्या लगाते हैं, समझ में आई बात? नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंस रहे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो पॉजिटिव में विल यू या वांट यू दोनों चलेगा, और नेगेटिव में तो अगर तुम्हें दिक्कत हो तो इस विल को दिमाग में से निकाल दो, वांट याद रखो और विल याद रखो। बिल्कुल, डांटने का बोध होगा तो तुम क्या लगाओगे, हाँ जैसे हम लोग बोलते हैं
चुप रहो, चुप नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते। और जो यहाँ 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 मत बैठो, नहीं बैठोगे ना, यहाँ बैठ जाओ, बैठोगे ना, इस तरीके से होता है। हिंदी से मिलाइए, गागे का सेंस आता है, डांटने में सत्ता शक्ति का सेंस आता है, ठीक है। तो ये कब है, डांटने का बोध हो, क्या हो, डांटने का बोध होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप लोग इसको नोट कीजिए पहले। चलिए इतना तो इंपरेटिव तक समझ में आ गया। देखो इंपरेटिव में सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के दिमाग में होना चाहिए केवल डांटने वाला बोध रहेगा तभी हम लोगों को कांट लगाना है, रिक्वेस्ट वगैरह रहेगा तो नहीं। जैसे मान लीजिए हम सिट हियर की जगह सिट हियर में हम लोगों ने क्या लगा दिया, इधर लगा दिया प्लीज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज सिट हियर भी रहेगा तो विल यू या वांट यू का ही प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए एक दो चीजें और ध्यान रखनी है हमें। जैसे मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि कौन कौन सा चेंज नहीं होता है। जैसे एक होता है देयर और एक होता है वन, ठीक। देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है इसको मैं शॉर्ट में आप लोग को बता दूं, फिर आगे हम लोग इसका देयर का यूज और इट का यूज पढ़ेंगे। जब भी आप किसी कॉमन नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉमन नाउन, और उस कॉमन नाउन के लिए कोई प्रोनाउन नहीं लगा है। अच्छा जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम इज माई ब्रदर, राम प्रॉपर नाउन हुआ, बोलिए। तो जब सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन तो खुद की पहचान कराता है कि नहीं कराता है। और अगर राम नहीं लिखता मैं, तो मैं अपने भाई के लिए क्या लिख देता, ही इज माई ब्रदर। तो यदि सेंटेंस में कोई पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, या कोई प्रॉपर नाउन है, तब सेंटेंस में किसी भी इंट्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा इज अ बुक, अब जरा बताइए, या तो मुझे यहां पर्सनल प्रोनाउन चाहिए, इट इज अ बुक, यह एक किताब है, नहीं तो ये जो अ बुक आप देख रहे हैं ये तो कॉमन नाउन है ना। क्या इस कॉमन नाउन को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस किताब की बात कर रहा हूं। तो कॉमन नाउन जब अननोन हो, जिसको आप नहीं जानते हैं, जैसे एक राजा था, एक गांव में एक किसान था, टेबल पर एक किताब थी, आप बताइए कौन सी किताब थी, कौन सा किसान था और कौन सा राजा था, नहीं पता है। तो देयर वहां पे हम लोग बस इंट्रोड्यूस कराने के लिए लिखते हैं। इसका अर्थ वहां वाला अर्थ बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो ये जो देयर है ये इस बुक को सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस देयर का अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो क्या लगाएंगे, wasn't देयर, क्या लिखेंगे, wasn't देयर, ठीक। इसी तरीके से एक इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है वन। इसको आपको एवरीवन एनीवन से कंफ्यूज नहीं होना है। एवरीवन एनीवन समवन नो वन सब अलग होता है और ये वन अलग होता है। इस वन का अर्थ होता है कोई या किसी। जैसे आपको कहा जाए हर किसी को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी में जो आप वन देखते हैं ये एक्चुअली में क्या है, ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जब भी अगर सेंटेंस में आएगा, जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे, मस्ट का नेगेटिव क्या होगा, मस्टन, और ये वन का यहाँ पे वन ही लगाओगे। समझ में आ गई बात। तो देयर और वन, इसके लिए किसी दूसरे प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम लोग लिखेंगे इसको एज इट इज लिखेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए इसके बाद नंबर आता है सेंटेंस में कि अगर नीड और डेयर यूज किया गया हो, क्या यूज किया गया हो, नीड और डेयर। हाँ अच्छा चलिए, नीड और डेयर से पहले हम लोग लेट वाला पढ़ लेते हैं, ठीक। अच्छा जैसे मान लीजिए मैंने कहा लेट हिम गो, ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है, असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्या है, ये भी इंपेरेटिव है, ठीक वैसे ही जैसे सिट हियर और डोंट सिट हियर है, ठीक। तो जब भी हम लोग लेट से सेंटेंस बनाते हैं तो लेट अस को छोड़ के जितना भी होता है, लेट मी, लेट हिम, इसमें भी वही विल यू या
वांट यू का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? विल यू या वांट यू का यूज़ करते हैं। हाँ, लेटस को छोड़ के। ठीक, क्यों लेटस को छोड़ के? क्योंकि लेटस का मतलब क्या होता है? वी शुड। तो या तो वहाँ शैल भी लगाते हैं या शुड भी लगाते हैं। अगर सेंटेंस लेट अस से हो, क्या हो? लेटस। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लेटस गो, तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा? यहाँ पे या तो यहाँ पे शैल भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? शैल, या फिर शुड। हाँ, यस। पॉजिटिव में नेगेटिव रहेगा तब तो यही रहेगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों में सेम ही लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। नेगेटिव रहेगा तब तो और भी इसमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर पॉजिटिव है तो नॉट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग इंपेरेटिव में दोनों लगा सकते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए, जब देयर और वन वाला सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे? उसी को लिखेंगे, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, कुछ भी रहेगा, लेट अस छोड़ के, तो वही विल यू या वांट यू। और अगर हम लोग लेट अस से सेंटेंस बनाएंगे, लेट अस या लेट्स, तो हमारा शैल भी या शुड भी होता है। हाँ, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नहीं, अभी है। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोगों को 2-3 चीज़ें और बस बच गई। एक नेगेटिव मैंने बताया था आप लोगों को। नेगेटिव में 2 वर्ड आप लोग और जोड़ लीजिएगा, नाइदर और नॉर। ये दोनों भी नेगेटिव वर्ड ही होते हैं। ठीक है, नॉट, नो, नेवर, नो वन, नो बडी, नन, नथिंग, नाइदर, नॉर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और लिटिल और फ्यू। ये सब क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस बनाते समय आपको ध्यान देना कि नाइदर और नॉर भी क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। चलिए, इसके अलावा अब कौन कौन सी चीज़ें हम लोग छोड़ रहे हैं? एक होता है नीड और एक होता है डेयर। नीड और डेयर। नीड मतलब ज़रूरत और डेयर मतलब हिम्मत। ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। अगर इसके बाद 2+V1 आए, क्या है? तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, सॉरी, मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन अगर नॉट +V1 आए, क्या है? अगर नीड के बाद 2+V1 आएगा तो ये किस चीज़ का काम करेगा? मेन वर्ब का। ठीक, और अगर नॉट +V1 आएगा तो ये किस चीज़ का काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। बस ये अंतर आपको पता होना चाहिए। कैसे पता लगाओगे? चलो, पता लगाने का एकदम आसान तरीका बताते हैं। नॉट के पहले जितनी भी चीज़ें आती हैं नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, विल नॉट, शैल नॉट होता है ना। तो नॉट, हम लोग हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं टोटल जी? 24, और उन्हें हम लोग 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट के नाम से जानते हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, बताइए तो। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare और used to। टोटल 24 हो गए। इन 24 का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। अब देखिए दूसरी बात, 2+V1 इन्फिनिटिव होता है ना, नॉन फाइनाइट। तो क्या हम लोग 2+V1 को वर्ब में काउंट करते हैं? ये तो इन्फिनिटिव हो गया। तो जब 2+V1 लगा रहेगा तो ये ऑटोमेटिक खुद वर्ब बन जाएगा, क्योंकि ये तो वर्ब होता ही नहीं है। ठीक, और इसमें नॉट लगा हुआ है और ये V1 अकेले है, तो जब नॉट लग गया तो नॉट के पहले वाला क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो इसी को रिपीट करेंगे। देखो, ही नीड नॉट बाई दिस कार। ही नीड नॉट बाई दिस कार। अब जरा बताइए, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है भाई साहब? अभी ना बताए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? अच्छा, इसमें नॉट लगा हुआ है ना ऑलरेडी, क्या लिखोगे? नीड ही। क्या लिखोगे? ठीक, और अगर यहाँ सेंटेंस ऐसे होगा, ही नीड्स टू बाई दिस कार, यहाँ क्या करोगे? ये मेन वर्ब है ना, बिल्कुल ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ ये V5 है कि नहीं है? ये वर्ब का कौन सा रूप है? तो इसका डज होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो डज लिखेंगे और ये सेंटेंस नेगेटिव में है क्या? पॉजिटिव में है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? एंटी। यस, डजंट ही। समझ गया ना? डजंट ही। तो कहने का मतलब ये है कि नीड हो चाहे डेयर हो, आपको देखना कि अगर उसके बाद नॉट लगा है तो इसी को रिपीट कर देंगे, और अगर नॉट नहीं लगा है
तो डू डज और डिड वर्ब के अनुसार। देखिए